बहता जल या नदी धरातल पर विशाल मात्रा में प्रवाहित होते हुए जल की विशाल राशि को नदी कहते हैं। नदियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती हैं, जिसमें अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण शामिल है। नदियाँ संपर्क में आने वाले धरातल को काटती छाटती रहती हैं, जिसे अपर्दन कहा जाता है। परिवहन काटे हुए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती हैं। निक्षेपण लाए हुए पदार्थों को एक स्थान पर जमा कर देना निक्षेपण कहलाता है। नदियाँ परिवहन का कार्य मुख्य रूप से 4 प्रकार से करती हैं। लटका कर पानी के साथ लटकते हुए कण जब प्रवाहित होने लगते हैं तो उन्हें लटका कर परिवहन कहा जाता है। कुछ पदार्थों को नदियाँ अपने साथ तैरा कर ले जाती हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा ऊपर तैरता हुआ चलता है। लुढ़का कर नदियाँ अपने साथ लाए हुए भारी पदार्थों को लुढ़का कर सतह के सहारे लुढ़का कर ले जाती हैं। घोलीकरण और कुछ पदार्थों को अपने साथ घोल कर बहा ले जाती हैं। नदी द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है, अपर्दनात्मक स्थल रूप एवं निक्षेपणात्मक स्थल रूप। जहाँ से पदार्थ काट लिए जाते हैं, तोड़ फोड़ लिए जाते हैं, अपघर्षित कर लिए जाते हैं, अपर्दित कर लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे अपर्दनात्मक स्थल रूप या अपर्दनात्मक संरचना कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदियाँ चलती हैं तो वहाँ पर घाटी गर्तन का कार्य अधिक करती है, जिससे उत्तल ढाल वाली सांकरी घाटियों का निर्माण हो जाता है। उत्तल ढाल वाली सांकरी और गहरी घाटियों को गार्ज कहा जाता है। गार्ज के तट पर खड़े होकर के इसमें प्रवाहित होते हुए जल को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका ढाल काफ़ी तीव्र होता है और इसके तट पर आया नहीं जा सकता, ढाल अधिक होने के कारण। गार्ज के में बहते हुए जल को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके तट पर बैठकर इसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। कल कल होती हुई ध्वनि को सुना जा सकता है। कैनियन गार्ज से गहरे एवं संकरे घाटियों को कैनियन कहा जाता है। कैनियन इतनी गहरी होती हैं कि इनके जल को देखा नहीं जा सकता। तट पर बैठकर इसमें बहते हुए जल को, प्रवाह को या जल की आवाज़ को भी सुना नहीं जा सकता है। काफ़ी गहरी होती हैं। हिमालय की घाटियों में गार्ज एवं कैनियन देखने को मिल सकते हैं। बी आकार की घाटी, जब नदियाँ धीरे धीरे तली का कटाव कम करके पार्श्ववर्ती अपर्दन कार्य ज़्यादा करने लगती हैं तो इसकी घाटी की किनारे वाले भाग हैं, पार्श्ववर्ती भाग हैं, सीधे हो जाते हैं, अर्थात इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर बी की भांति हो जाती है। अब इसके तट पर खड़े होकर के इसमें प्रवाहित होते हुए जल को या इसकी तली को आसानी से देखा जा सकता है। इन दोनों में इसकी तली को नहीं देखा जा सकता था, लेकिन बी आकार की घाटियों में इसकी तली को आसानी से देखा जा सकता है तट पर खड़े होकर। अब नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो कहीं कहीं ऊंचे स्थानों से यकायक नीचे की ओर वहाँ का जल गिरने लगता है, अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरते हुए नदी के जल को जलप्रपात कहते हैं। जब नदियों का जल लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिरने लगता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। नदियाँ और नीचे आती हैं तो ढाल थोड़ा कम हो जाता है, कहीं कहीं सीढ़ी नुमा ढाल बन जाता है,
इन्हीं सीढ़ी नुमा ढालों को क्षिप्रिका कहा जाता है। और कहीं कहीं यहाँ पर जलप्रपात के कारण जलप्रपात के निचले भागों में गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। जलगर्तिका क्षिप्रिका में भी देखने को मिल जाती है। नदियाँ पहाड़ों से कंकड़ पत्थर इत्यादि ला करके नदियों के समीपवर्ती भागों में पहाड़ों के समीपवर्ती भागों में, तलहटी में, पहाड़ों के पाद क्षेत्रों में ला कर कंकड़ पत्थर इत्यादि जमा कर देती हैं, जिससे ऊंचा ढेर बन जाता है। और नदियाँ इन ऊंचे ढेरों के नीचे से होकर कंकड़ों पत्थरों के बीच से होकर प्रवाहित होने लगती हैं और ऊपरी भाग में नदी दिखाई नहीं देती, अर्थात भावर क्षेत्रों में नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, विलीन हो जाती हैं। और पुनः ढाल जब और नीचे जाती हैं तो वहाँ पर पुनः नदियाँ दिखाई देने लगती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। भावर क्षेत्रों में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और जहाँ पर निकलती हैं उसे तराई कहते हैं। अब मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ प्रवेश कर जाती हैं तो लहरदार मार्ग में चलने लगती हैं, अर्थात मोड़दार मार्गों से होकर गुजरती हैं, जिसे मियांडर या विसर्प कहते हैं। कभी कभी नदियाँ पानी की अधिकता के कारण ये अपने विसर्प मार्गों को छोड़कर अपना मार्ग सीधा कर लेती हैं और यहाँ पर पदार्थ जमा हो जाते हैं और ये स्थल भाग या मुड़ा हुआ नदी का भाग में पानी भरा रह जाता है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। गाय के खुर की भांति होने के कारण इसे गोखुर झील कहते हैं, या विसर्प झील भी कहा जाता है, या मियांडर झील कहते हैं, या नदियों का छोड़ा हुआ भाग होने के कारण इसे छाड़न झील भी कहा जाता है। नदियों के मुड़े हुए भाग को विसर्प या मियांडर कहा जाता है। नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लाए गए मलबों को अपने तटों पर जमा करती रहती हैं, जिससे नदी का आसपास का क्षेत्र ऊंचा हो जाता है, जिसे प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। तटबंध को इस तरह भी देख सकते हैं। प्राकृतिक तटबंध नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं, बरसात के दिनों में मलबा ले आकर यहाँ इस क्षेत्रों में जमा करती हैं। यहाँ घास पात इत्यादि उगी होने के कारण मलबा का स्तर निरंतर ऊंचा होता जाता है और ज्यों-ज्यों दूर जाते हैं मलबा की मात्रा कम होती जाती है, अर्थात ये ऊंचा क्षेत्र, नदियों का ऊंचा क्षेत्र प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। और नदियाँ जब अपने अंतिम स्थल में पहुंच जाती हैं, अंतिम अवस्था में अर्थात किसी जलाशय में मिल जाती हैं, तो वहाँ पर लाए हुए मलबों को जमा करने लगती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। अन्य क्षेत्रों कुछ अन्य स्थलाकृतियाँ भी हैं, जैसे संरचनात्मक सोपान। जब नदियाँ किसी ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरती हैं जहाँ पर कठोर चट्टानें, कोमल चट्टानें, फिर कठोर चट्टानें, फिर कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, तो नदियाँ इसे क्रमशः अपरदित करती रहती हैं। इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में जल रहता है, ज़्यादा समय तक आता है, यहाँ पर कम समय उससे और यहाँ पर बिल्कुल कम समय प्रवाहित होता है, इसलिए यहाँ पर कम अपर्दन होता है। अर्थात बरसात के दिनों में घाटियाँ इतनी चौड़ी हो जाती हैं, मध्य में इतनी हो जाती हैं और गर्मियों में बिल्कुल कम हो जाती हैं। अतः गर्मियों में जहाँ जल होता है यहाँ अपर्दन देर तक होता है, जिससे यहाँ पर गहरी घाटी होती है, यहाँ पर कम होती है और बरसात के दिनों वाली अत्यंत ही कम होती है। अर्थात सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे संरचनात्मक सोपान कहते हैं। ये चट्टानों के कारण है, भिन्न भिन्न चट्टानों के प्रकारों की वजह से संरचनात्मक सोपानों का निर्माण होता है। जब नदियाँ पठारों या पहाड़ों के ढाल से प्रवाहित होती हैं, नीचे उतरती हैं, तो वहाँ पर अपने मलबों का जमाव कर देती हैं, जिससे एक पंखानुमा मलबा जमा हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। यहाँ से नदी आ रही है, अपने मलबों को यहाँ जमा कर दे रही है, इसकी आकृति एक
पंखे की तरह बन जा रही। हाथ से चलने वाला पंखा या पहले राजा महाराजा के द्वारा झले जाने वाले, राजा महाराजा के दरबार में झले जाने वाले पंखे से मिलता जुलता है, इसलिए जलोढ़ पंख कहा जाता है। कभी कभी पहाड़ों से एकाएक नदी नीचे उतरती है, अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थरों के ढेर को वहीं पर जमा कर देती है, जिससे एक शंकुनुमा आकृति बन जाती है, जिन्हें जलोढ़ शंकु कहते हैं। नदी वेदिका। नदियाँ अपने मलबों को संरचनात्मक सोपानों के सहारे या उसी प्रकार से जमा करने लगती हैं। यहाँ पर मलबे हैं। मलबों से युक्त संरचनात्मक सोपान को नदी वेदिका कहते हैं। संप्राय मैदान। नदियाँ किसी पर्वत पठार को घिस घिस कर इतना छोटा कर देती हैं और उसके अवशिष्ट भाग या टीले के रूप में दिखाई देते हैं। वही टीलों से युक्त मैदान को संप्राय मैदान कहा जाता है। इसमें निक्षेपण द्वारा स्थलाकृतियों में डेल्टा है और बाढ़ का मैदान। नदियाँ मैदानी भागों में पहुँचती हैं तो एक विशाल क्षेत्र में अपने मलबों को जमा कर देती हैं, जिसे बाढ़ का मैदान कहा जाता है। इसमें अब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में डेल्टा है, बाढ़ का मैदान है, प्राकृतिक तटबंध है, गोखुर झील भी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का भाग है, जलोढ़ शंख ये भी निक्षेपणात्मक है, जलोढ़ पंख ये भी निक्षेपणात्मक है। ये सभी प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का रूप है। और इसके अतिरिक्त और कुछ निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में डेल्टाओं को शामिल किया जाता है। डेल्टाओं के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, जिससे चापाकार डेल्टा। जब नदियाँ आती हैं तो अपने मुहानों पर एक चाप सदृश मलबे का निक्षेप कर देती हैं, जिसे चापाकार डेल्टा कहते हैं। जब नदियाँ अपने डेल्टाओं का निर्माण इस प्रकार करती हैं कि वह किसी पक्षी के पंजे की भांति दिखाई देने लगता है, तो उसे पक्षी पंजा डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी का डेल्टा पक्षी पंजा डेल्टा का उदाहरण है। गंगा नदी एवं नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। परित्यक्त डेल्टा। जब नदियाँ किसी मुहावने पर अपने नदी या समुद्र के मुहावने पर मलबों का जमाव कर देती हैं, तो यहाँ पर जल नहीं आ पाता। अभी अपना मार्ग बदल लेती हैं और दूसरी जगहों पर डेल्टा का निर्माण करने लगती हैं, तो उन्हें परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। ह्वांगहो और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा इसी प्रकार का डेल्टा है। ज्वार नदमुखी डेल्टा। जब नदियाँ किसी भ्रंश घाटी इत्यादि से होकर गुजरती हैं या ऐसे समुद्री क्षेत्रों में जाकर प्रवेश करती हैं जहाँ पर समुद्री धाराएं चलती रहती हैं या लहरें आती रहती हैं, ज्वार भाटा आते रहते हैं, वहाँ पर मलबों का जमाव नहीं हो पाता, तो ऐसी नदी को ज्वार नदमुखी डेल्टा या नर्मदा, ताप्ती, मैकेंजी नदियों का डेल्टा, ओडर, एल्ब, ओब एवं हडसन नदियों के डेल्टा में इस प्रकार के स्थलरूप देखे जा सकते हैं। अर्थात नदियों में ही जो पदार्थ जमा रहेगा वही डेल्टा रहेगा, बाकी और सभी पदार्थों को, सभी डेल्टा जमा किए गए मलबों को लहरें, धाराएं या ज्वार भाटा उसे बहा ले जाता है। नदी के भाग में ही अवशिष्ट डेल्टा देखे जा सकते हैं, इन्हें ज्वार नदमुखी डेल्टा कहते हैं। पाली युक्त डेल्टा। जब किसी नदी के मुहावने पर कई नदियों या कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और वे अपने अपने डेल्टाओं का निर्माण करने लगती हैं, या किसी पदार्थ के मलबे के जमाव की वजह से इसमें शाखित हो जाती हैं, कई शाखाएं बढ़ जाती हैं और अन्य
कई डेल्टाओं का निर्माण होता है। इसे पाली युक्त डेल्टा कहते हैं। रुंधित डेल्टा, जब कोई नदी किसी खाड़ी या ऐसे गर्त के सम्मुख से होकर गुजरती है जहाँ पर धाराएं प्रवेश कर रही हैं, तो नदियों का मलबा इस गड्ढे में, इस खाड़ी में जमा हो जाता है। बाकी और सभी मलबा उसके धाराओं के साथ बह जाता है। ये खाड़ी में एकत्रित मलबा रुंधित डेल्टा कहलाता है। इसी अवरोध के कारण रुका हुआ है, नहीं तो यहाँ पे मलबा न रहता। खाड़ियों में जमे हुए मलबे को रुंधित डेल्टा कहते हैं। अवरोधित डेल्टा, जब नदियाँ किसी वृत्ताकार मार्ग में या चाप की आकृति में बहती हुई धाराओं के संपर्क में आती है, तो वहाँ पर मलबा नहीं जमा होता है, बल्कि उसके तट के सहारे किनारे किनारे भागों पर ही जमा होता है। ये किनारे पर जमे हुए मलबे को अवरोधित डेल्टा कहा जाता है। इस प्रकार के नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को अवरोधित डेल्टा कहते हैं। वर्धमान डेल्टा, जब नदियाँ निरंतर अपने डेल्टा का विकास करती रहती हैं, आज यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, अगले और वहाँ पर निरंतर अगर डेल्टा का विकास होता रहता है तो उसे वर्धमान डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी का डेल्टा एक प्रकार का वर्धमान डेल्टा है, निरंतर अपना विस्तार कर रहा है।